मेरे से ये भी कह के भेजा गया है, दोस्तों आप में से वो बच्चे हाथ खड़े करो जिन्हें छुट्टियां चाहिए। कल परसों नर्सों की किसको छुट्टी चाहिए? अब कितने बच्चे हैं जिन्हें छुट्टी नहीं चाहिए? क्या हो गया? बैठ जाओ। भाई पहले तो एक चीज सुन लें सभी, कल संडे है। संडे के बाद अगले दिन सोमवार है, और उसके अगले दिन रावण दहन है, मंगलवार को, है ना, मंगलवार को ही है। और अब जैसे कि कल संडे है, परसों सोमवार है, फिर वापस मंगलवार है। मंगलवार की तो वैसे भी छुट्टी रहेगी। नहीं, जो बोलो ना एक ही बार में क्लियर बोल देना, क्योंकि अभी मेरे से जुगल सर ने यही कहा है, सर बच्चों से डिस्कस करके और बता देना करना क्या है कि। अब आप कहो तो 3 दिन का क्या कर दूं, छुट्टी दे दूं। अब आप में से केवल यूं बोले, कितने बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टी लगे या ना लगे उनका गांव जाना जरूरी है ही सही? मतलब ये तो जाएंगे ही जाएंगे, छुट्टी लगे या ना लगे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहीं रहना है? वैसे मुझे लगता है कि क्लास ले लेनी चाहिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। सुने, शायद अभी जुगल सर की क्लास बाकी है ना? अब वो पूछ के नहीं गए होंगे। एक सेकंड, हाँ, चलो जो भी होगा देखेंगे, आ जाएगा मैसेज। ध्यान दें, कल अपन ने जो बात की वहां से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं वो देखें। आप इधर देखना क्या क्या कह रहा हूं। एक तो इसने ये कहा कि एच अम्ल अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यहां एक चीज सुन लेना, दोबारा कह रहा हूं, इधर देखो, काम छोड़ दें। जैसे वह पूछे ना, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं यहां उदाहरण लिख रहा हूं, इसने आपसे जो प्रश्न पूछा वह ये पूछा कि HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O, है ना? इस वाली अभिक्रिया को मैं कल लिखवा गया था। तो आपको क्या बताना है कि पहली चीज तो आपको ये बताना है कि ये बना किससे। तो जब भी वो आपको ऐसा दे तो मैंने कल बताया था क्या कर लेना, अगर NaCl एक लवण है तो इसको भी तोड़ लो, और साथ के साथ किसको भी तोड़ लो, HOH H2O को भी जोड़ लो। जो इन दोनों को तोड़ोगे तो ये प्लस
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, और इसका माइनस, इसका प्लस। तो आपको पता लग जाएगा कौन अम्ल है और कौन क्षार है। एक तरीका ये, या तो प्रश्न ऐसे पूछ रहा है या फिर प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि ये क्या है, प्रबल अम्ल, ये भी क्या है, प्रबल क्षार, ये क्या है, नाम पता है मैंने कल लिखवा दिए थे, ये क्या है, जल। ये कह रहा है इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आप इधर देखो, अगर ये प्रबल है और ये भी प्रबल है तो याद रखना ये उदासीन होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने गारंटी बैच में शाम को करवाया भी है कि उसने प्रकृति पूछ रखी है, तो आप आसानी से उसको क्या बता सकते थे, प्रकृति बता सकते थे। रुको, अब अगर मान लीजिए उसने प्रश्न ये पूछा कि ये एक अम्ल है और ये एक क्षार है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COONH4 प्लस H2, यही बना। इधर देखो, इसका नाम अमोनियम एसीटेट, ये वाला तो आप जानते ही हो, जल। इसे तोड़ के दिखाऊं या समझ गए बात को? आप इसको भी देख लो, जैसे उसने दिया CH3COONH4, तो अगर आप ये समझ लो साथ के साथ ही कि अगर लवण बना है तो जल भी बना होगा, इसलिए आप क्या भी लिख लो, HOH। जो आप इन्हें तोड़ोगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये एक बात बताओ, इसका प्लस तो गया इसके माइनस के साथ, तो NH4OH, और इसका माइनस गया इसके प्लस के साथ, तो CH3COOH बना दोगे, हाँ या ना? अब ये कह रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आप प्रकृति निकालने के लिए पहले इसका पता लगाओ ये कौन था। तो आप आपकी लिस्ट उठा के देखो ये कौन है और ये भी क्या है। तो ये एक बात बताओ, ये भी दुर्बल, ये भी दुर्बल, तो फिर ये क्या हो जाएगा, उदासीन। मतलब दोनों प्रबल हैं तो भी उदासीन और दोनों दुर्बल हैं तो भी उदासीन। बात समझ में आई? अब सुनो, अगर मान लीजिए उसने उदाहरण ये लिया कि HCl प्लस NH4OH, तो क्या बना, NH4Cl प्लस H2, हाँ या ना? वैसे तो मैं बता दूं, रेलवे वाले का सबसे फेवरेट उदाहरण यही है, मतलब रेलवे में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी जान पहचान आपसे पुरानी है। अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, ये वही अमोनियम क्लोराइड है जिसे आप नौसादर या फ्लक्स कहते हो। ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो इसी का क्या बनाया जाता है,
RDX बम बनाए जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो आप पहले इसका पता करो, ये कौन है? प्रबल अम्ल। ये कौन है? दुर्बल क्षार। तो ये क्या हुआ? प्रबल, और ये है दुर्बल। तो प्रबल कौन है? अम्ल। तो उसकी चलेगी, उसकी चलेगी, तो प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय। तो ये जितने भी जो छोटे मोटे बम ब्लास्ट होते हैं, साइकिल छाप बम, ये साइकिल छाप बम यही होते हैं। साइकिल छाप का मतलब कहीं भी भीड़ में जाके चला दो, 2-5 आदमियों के एसिड के छींटे लगेंगे, बाकी भीड़ में क्या हो जाएगी? भगदड़ हो जाएगी। भगदड़ हो जाएगी तो पब्लिक की तो उधर भागेगी। तो बम से तो 3-2 एक ही मरेगा। उस भगदड़ में जो नीचे दब गया ना, वो अपने आप ही मर जाता है फिर। इसलिए साइकिल छाप बम हमेशा वहां चलाए जाते हैं जहां भीड़ हो। और फिर 100 बातों की एक बात, बम चलाने के लिए नहीं होते, ये तो आतंकवादी वगैरह ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। सब वो कहते हैं ना, अच्छे व्यक्ति ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। एक और उदाहरण देख लो। जैसे मैं यहां ले रहा हूं CH3 COOH प्लस NaOH। मैंने क्या बनाया? CH3 COO Na प्लस प्लस H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। अब ये कह रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो आप पहले इसकी पता लगाओ, ये क्या है? दुर्बल अम्ल। ये क्या है? तो ये तो दुर्बल है, ये प्रबल है, तो किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। इसलिए प्रकृति क्षार ये हो जाएगी। बात समझ में आ जाएगी? तो याद रखना, आपके पास मैंने कल 5 तो अम्ल लिखवाए और 5 ही क्षार लिखवाए। मतलब अगर आप इनसे मोटी मोटी अभी क्रिया बनाओगे तो 25 इधर से बनेगी, 25 उधर से बनेगी, मतलब आराम से 50 अभी क्रियाएं बना सकते हो आप। बस आपको अम्ल से क्षार की क्रिया करा के लवण और जल बनाना है। जैसा अम्ल जैसा क्षार, दोनों में से जो भी स्ट्रांग हो उसी की प्रकृति होगी। दोनों दुर्बल हैं तो उदासीन होगा, और दोनों प्रबल है तो भी उदासीन ही होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिख रहे हो या आगे जुलूस बढ़ाना है? बढ़े। बढ़े। ये तो अपन ने जो कल बात की थी कि अम्ल और क्षार। अब हमने अम्ल और क्षार के 2 तरीके पढ़े हैं। एक तरीका तो वो पढ़ा था जो काफी प्राचीन जमाने में चला आ रहा था। दूसरा तरीका हमने किसके अनुसार पढ़ा?
आर्यनियस के अनुसार पढ़ा। मैं तीसरे तरीके पर जाना चाहता हूं, उतनी सी जगह छोड़ लो जितनी सी में आपका काम हो जाए। सुनना, अब एक परिभाषा और आई, ये परिभाषा दी किसने? ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार। ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार। दोस्तों, आपकी बातें करना ये सिद्ध करता है कि अगर आप मेरी क्लास में इतनी सारी बातें कर लेते हो तो और क्लासों में क्या कर रहे होंगे। गारंटी मेरी इससे 5 गुनी ज्यादा होती होगी। तो ये अपनी अपनी सरपंची की आदतें छोड़ो, किसी को आदत ही पड़ रही हो ज्ञान बांटने की, तो तुम्हारी बातें केवल वहां काम की है जहां तुम्हें लगता है कि तुम ही योग्य हो, बाकी सब बकवास है। सुने, यहां एक बात सुनना, पेन छोड़ दो 1 सेकंड के लिए तो बात समझ में आएगी। दोस्तों, ब्रोस्टेड और लोरी नाम के 2 वैज्ञानिकों ने 2 परिभाषाएं दी। हालांकि मैं बता दूं, इन परिभाषाओं को आज दिन तक मान्यता नहीं मिली। आज भी ये परिभाषाएं अपनी परिकल्पना पर खरी नहीं उतरी, लेकिन फिर भी हम लोरसार के चैप्टर में दे रखी है, तो अपन 2 ही तो अभी क्रियाएं हैं, तो 2 को देख लो कौन सा फर्क पड़ रहा है। अब इधर देखना, आर्यनियस ने ये कहा कि अम्ल H+ देते हैं। लाइन ढंग से सुनना, आर्यनियस ने क्या कहा? अम्ल H+ देते हैं। तो आर्यनियस ने जब ये कहा कि H+ देने वाले को अम्ल कहते हैं, तो पता है इसने क्या कहा कि अम्ल H+ देते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, H+ को कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। H+ को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इसका मतलब इसने कह दिया कि H+ देते हैं, तो नहीं कहा, इसने क्या कहा? प्रोटॉन देते हैं। देखी जाए तो बात इसने आर्यनियस की कही है, क्योंकि आर्यनियस ने क्या कहा था? जो H+ देते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं। इसका मतलब दोनों की परिभाषा एक ही थी, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात ये आई कि आर्यनियस ने कहा था कि क्षार OH- आयन देते हैं, पर अगर ये भी यही कह देगा कि OH- आयन देते हैं, तो फिर ब्रोस्टेड लोरी को अलग से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और ब्रोस्टेड लोरी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अम्ल की तो सही है बात, पर अब क्षार को क्या कहें। तो उसने पता है इसकी परिभाषा कैसे दी कि जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल है, और जो प्रोटॉन लेता है वह क्षार है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था ना कि प्रथम विश्व युद्ध इसलिए था क्योंकि पहली बार हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध दूसरा इसलिए था क्योंकि दूसरी बार हुआ था। पहले को पहला इसलिए कहा गया क्योंकि ये दूसरे के पहले हुआ था, और दूसरे को दूसरा इसलिए कहा गया क्योंकि ये पहले के बाद हुआ था। और हमसे 6ठी से लेके 10वीं तक इन दोनों में 2 ही अंतर पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है ये दोनों अंतर बिल्कुल सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि मैं कई क्वेश्चन ऐसे बता दूं आपको जिनकी अपन ने 6ठी से लेके 10वीं तक ऐसे गजब के उत्तर दिए हैं। एक डीएनए आरएनए, डीएनए डीएनए होता है, आरएनए आरएनए होता है। डीएनए में आरएनए नहीं होता और आरएनए में डीएनए नहीं होता। बड़ा गजब का अंतर। एक और अंतर बताएं आपने, 2 अंतर। पादप और जंतु कोशिका में 2 अंतर। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतुओं में नहीं पाई जाती और जंतु कोशिका पादपों में नहीं पाई जाती। और
माफ कीजिएगा, तालियां भाई उस क्लास में बजाया करो जिसकी क्लास ही ताली बजाने से चलती हो। मुझे क्लास चलाने के लिए शांति की जरूरत है। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि सुनना सीखो, अच्छे वक्ता बनोगे। सुनना सीखो, अच्छे वक्ता बनोगे। जो अच्छा बोल नहीं सकता वो अच्छा सुन भी नहीं सकता। जिसमें सुनने की आदत नहीं है वो कभी अच्छा वक्ता हो नहीं सकता। इसलिए सुना करो। अब मेरे जैसे प्राणी आज भी कॉपियां चेक करते हैं, और आज भी वो अंतर यही आते हैं। और आप मानोगे नहीं, ये दो अंतर 2 नंबर के आते हैं, और मैंने आज तक 2 में से 2 ही दिए हैं। क्योंकि इन अंतरों में गलती भी क्या है, मुझे बताओ बच्चे ने गलती क्या लिखी बेचारे। इसने भी सेम कंडीशन करके रख दी, जो प्रोटॉन देता है और जो प्रोटॉन लेता है। और मैं आपको बताऊं, फिलहाल अपन ने पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन देने लेने की बातें सुनिए, प्रोटॉन लेने देने की बातें। इसलिए बाद में इसकी परिभाषा का ठोक के किया हुआ खंडन हुआ। फिर भी हिंट में समझ जाओ, प्रोटॉन देने का मतलब है हाइड्रोजन देना, और प्रोटॉन लेने का मतलब है हाइड्रोजन लेना। पूरी एनसीईआरटी में इसके 2 ही उदाहरण है, लाओ मैं दोनों ही दिखा देता हूं ताकि आप समझ तो जाना। हालांकि ये कभी आया नहीं है और आएगा भी नहीं, पर फिर भी है 2 तो समझ तो लें और देख भी लें। इसने उदाहरण ये दिया है कि H2O प्लस N3 इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस। अब सुनो, ये जो कह रहा है बात खुद ही समझ लो। इधर देखो इसने कहा क्या है। पहले तो मुझे नहीं लगता ये अभिक्रिया टेढ़ी है, मैं पहले अभिक्रिया समझा देता हूं तो बात समझ में आ जाएगी। इसने ये कहा कि NH3 ने क्रिया की किससे, जल से। तो जो ही NH3 ने जल से क्रिया की तो जल का सूत्र क्या था जी, HOH। ये कह रहा है कि ये H इसके पास चला गया तो जाते ही क्या बन गया, NH4। जब H चला गया तो बचा क्या, OH माइनस। यही कहा ना, और कहा क्या इसने। अब यहां से बात को दोबारा समझो। ये कह रहा है, और उम्मीद करता हूं मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्रोटॉन दाता मतलब हाइड्रोजन देने वाला, प्रोटॉन ग्राही हाइड्रोजन ले लिया। समझ रहे हो, ये प्रश्न ये है। हालांकि मैंने कह दिया कि आया कभी नहीं है। ये कह रहा है कि इसका इसमें चेंज हुआ। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, पहले H कितने थे, 3, अब कितने हो गए, 4। तो आप क्या कह सकते हो, प्रोटॉन, जल्दी बोलो। ग्राही का मतलब लिया है, तभी तो 4 हुए। और कॉमन सेंस की बात है, देखें यहां देखो तो पहले H कितने थे, अब कितने रह गए। इसका मतलब प्रोटॉन की कमी आई है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, प्रोटॉन दाता। और आपने कह दिया जो प्रोटॉन दाता है वह अम्ल है, और जो प्रोटॉन ग्राही है वो, ये है इसकी परिभाषा। नहीं आई बात समझ में। एक और इसने उदाहरण दिया है, लाओ में वह भी लिखवा दूं ताकि आप समझ जाएंगे कि ज्यादा मामला टेढ़ा तो नहीं था। फिर भी आप समझना, इधर देखो इसने एक उदाहरण ये भी दिया है, HCl प्लस H2O इक्वल टू Cl माइनस प्लस H3O। ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि HCl का Cl में बदलना क्या है।
कोई बात नहीं, आप ये समझो यहाँ हाइड्रोजन कितने, वहां नहीं है, नहीं है तो हाइड्रोजन की कमी आई है, हाइड्रोजन की कमी आई है तो प्रोटॉन, प्रोटॉन दाता। और एक बार इसको भी देख लो तो ये भी बात समझ में आई जाएगी। पहले हाइड्रोजन कितने थे, अब कितने हो गए, इसका मतलब और अब आपको ये बताने की जरूरत है ही नहीं, जो प्रोटॉन दाता है वह अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्राही है वह। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। अब इसने पूरी आपकी किताब में 2 ही उदाहरण दे रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आप आसानी से क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, दे दोगे, दे दोगे। ये दूसरी परिभाषा दी किसने, ब्रोस्टेड लोरी ने। हालांकि मैंने एक चीज पहले कह दी आपसे, फिलहाल ये प्रश्न पूछा नहीं गया। हाँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस के जनरल पेपर में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता किस नाम से जाने जाते हैं। तो प्रोटॉन दाता अम्ल के नाम से, मतलब कोई अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं पूछी, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये अम्ल और क्षार की परिभाषा सभी जगह लागू नहीं होती, इसलिए वैज्ञानिकों ने भी इसकी क्या की है, खंडना की है। तो इसमें ऐसा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर मैटर। अब जो आजकल सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न ये ले रहा है किसमें से, लुईस के अनुसार, इसमें से ज्यादा ले रहा है ये लुईस के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि लुईस भी किसकी परिभाषा देकर गया, अम्ल और क्षार की परिभाषा देकर गया। कौन, लुईस। आप चाहो तो पिछली वाली अभिक्रियाएं लिख लेना, क्योंकि मैंने पिछली बार केमिस्ट्री पढ़ाई थी जब नहीं लिखवाई थी। हाँ, कुछ बच्चे ये सोच के बैठे होंगे पिछली बार लिखवा दी थी, न लिखवाई। हाँ, एक आध एक लिखवा दियो तो लिखवा दियो, नहीं तो नहीं लिखवाई थी। पर यूं है कि अब सारे अम्ल क्षार पढ़ रहे हो तो 2 अभिक्रियाओं को भी क्यों छोड़ रहे हो। लिखा। अच्छा, यहां मेरी एक बात और सुनो, रुक जाओ, रुको रुको रुको, रुक जाओ, माफ कीजिए। कल परसों एक बच्चे ने मेरे पास पेपर सेंड किया था आपने, बहुत अच्छी बात है। कहीं का पेपर था वो, जेई का। सुनो, अब फिलहाल तो मैंने आपको वो मैटर पढ़ाया नहीं, पर जिन बच्चों को मैंने केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, आप उसमें देखना, मैंने आपको 45, 46, 47 सूत्र लिखवा रखे हैं। यो टॉपिक यो डलवा रखा है, कुछ प्रमुख यौगिक और उनके सूत्र। ठीक, और चाहो तो सर्च कर लेना, और नहीं चाहो तो भी सर्च कर ही लेना आप, पर ज्यादा बेटर होगा, आपके पास ऑनलाइन क्लासें पड़ी होगी। आप जब उस क्लास को सर्च करना, मिल जाएगी आपको, बड़ा विषय नहीं है, यूं ही ढूंढोगे, एक फटाक से मिलती है। आप उसमें जब सूत्र पढ़ोगे ना, तो आप देखना, मैंने उसमें एक फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखवा रखा है, फेरस अमोनियम सल्फेट। और माफ कीजिए, मैंने उसके ब्रैकेट में यूं भी लिखवा रखा है, मोहर लवण। क्या, क्या, मोहर लवण। तो सूत्र भी मिल जाएगा मोहर लवण के नाम से। पर अगर रिकॉर्डिंग पड़ी होगी ना, तो रिकॉर्डिंग में मैंने ये लाइन कर रखी है, सुन लेना, कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अनुमापन में इसे नया जोड़ा है, इसलिए चांस बनते हैं कि ये परीक्षा में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा इसे, हालांकि वह जेई का पेपर था, इतना टफ क्वेश्चन उसने दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए मैं ये लाइन भी कहता हूं, और इसीलिए मैंने वो उस टाइम कही थी, आप रिकॉर्डिंग लाइन में सुने। और ये बात मैं आज से कितने दिन पहले, लगभग लगभग 6 महीने पहले कह चुका। दोस्तों, पेपर का लेवल जितना हार्ड होगा, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका भी उतना ही हार्ड होगा। हालांकि वह क्वेश्चन रेलवे लेवल का नहीं है, पर जेई लेवल का है।
अब उसमें भी कई बच्चे ये कह देंगे सर मोहर लवण तो आपने भी बाद में लिखवाया होगा, नहीं तो इसका नाम तो फेरस सोडियम सल्फेट है। पर आप सर्च तो करो, आपको पता लग जाएगा कि सर ने भी मोहर लवण के नाम से ही लिखवा रखा है वो क्वेश्चन। रीजन क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसे जोड़ा ही किस नाम से, मोहर लवण के नाम से जोड़ा है। तो ये कई चीजें जो दैनिक जीवन में कभी कभी उथल पुथल होती है ना, ये परीक्षाओं में आने के चांस ज्यादा रखती है, ये भी ध्यान रखा करो। अब इधर आओ, मैंने यहां कहा किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। अब आजकल जो एलडीसी और एसएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें तो अम्लशारी किसके अनुसार पूछ रहा है, लुईस के अनुसार ही पूछ रहा है। थोड़ा समझोगे बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं लुईस के अनुसार परिभाषा लिखना चाहता हूं, किसकी, अम्ल की, और मैं फिर बाद में परिभाषा किसकी लिखना चाहता हूं, क्षार की। सबसे पहले तो मैं अम्ल और क्षार के गिने चुने जो इसने उदाहरण दे रखे हैं वो आपको दिखा देता हूं, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। पेन छोड़ो और पूरा प्रीवियस ईयर उठा के देखना। एक उदाहरण तो इसने दे रखा है, जैसे बी, जैसे दिया इसने BF3। एक उदाहरण दे रखा है AlCl3। एक उदाहरण दे रखा है Na+, और एक उदाहरण दे रखा है Mg+2। पहले तो मैं वो लिख दूं जो इसने दे रखे हैं, बाकी फिर तुम कहोगे तो 50 एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा, टेंशन ही मत लो। दो उदाहरण इसने इसके दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, H2O। एक उदाहरण इससे और दे रखा है NH3। एक उदाहरण इसने दे रखा है Cl-, और एक उदाहरण इसने दे रखा है OH-। और आप एसएससी एलडीसी का भी साथ में उठा के देख लेना, ये 8 उदाहरण ही इसने बार बार परीक्षाओं में पूछे हैं। फिर भी आप चाहो तो 8 उदाहरणों के बजाय 80 याद करो, 80 क्या 200 याद करो, हो जाएंगे। इधर देखना करना क्या है, पेन को बिल्कुल छोड़ दे तो आप खुद समझ जाओगे कि हमें करना क्या है। इधर देखो, ये उदाहरण दिए ना, इनको तो मारो गोली। आपके दिमाग में दो नई चीजें सेट करो, जिसकी भी खोपड़ी पे क्या लग रहा हो, प्लस लग रहा हो, आप सोच लेना वह लुईस अम्ल है, वह लुईस अम्ल है। यहां मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा। लुईस अम्ल है, और ये तो एक बात बताओ, जिसकी खोपड़ी पे प्लस लग रहा हो वो सब लुईस अम्ल है। और अपन ने एक लाइन पहले ही लिख दी, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाती है। तो जितने भी धन 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 थे, याद करो कहां पर, ऑक्सीकरण अपचयन में। और जिसकी भी खोपड़ी पे क्या दिख जाए, प्लस, आप बिना सोचे विचारे क्या लगा देना, लुईस अम्ल है। हाँ, मैं कहूंगा तो यही कि याद तो दो ही करना, क्योंकि पूछ ही इनको ही रहा है, पर आप चाहो तो 100 लिख सकते हो, इतने मैंने लिखवा रखे हैं आपको। आगे सुनो, मैं यहां कहना चाहता हूं कि जिसकी भी खोपड़ी पे माइनस दिखे, लुईस क्षार। और आप निश्चिंत रहो, मैंने माइनस वाले भी 25 लिखवा रखे हैं तुम्हें, 26। ये सब क्या है, लुईस क्षार। इसका मतलब ये दो चीजों से तो आप पकड़ ही लोगे कि अम्ल की खोपड़ी पर और क्षार की खोपड़ी पर माइनस, हाँ या ना। अब बात आती है सर इन दो को कैसे याद रखोगे, तो इधर देख लो, जिसकी खोपड़ी पे या ऊपर नीचे ऐसी डिजाइनें दिख जाए, डिजाइनों का मतलब जैसे उसने लिखा NH3, गोला वोड़ा नहीं लगाए, ऐसे लिख के छोड़ दे तो भी समझ लेना लगी डिजाइन। वो ऐसे लिख दे तो भी सोच लेना लगी डिजाइन। अब अगर इस तरीके की भी आपको गलती से क्या दिखती है, डिजाइनें दिखती है ना, तो आप डिजाइन देखते ही कह देना ये लुईस क्षार है।
अब ये एक बात बताओ, इसके अलावा जिस पे डिजाइन भी नहीं है तो आप समझ लेना लुई समले। क्या कहा मैंने? जिसकी खोपड़ी पे प्लस हो लुई समले, जिसकी खोपड़ी पे माइनस है लुई शार, जिसके डिजाइन लग रही हो, जिसका आंखें खड़ रही हो लुई शार, सर बाकी जी ऐसे ही पड़ी हो न। यो तो छ वो तरीको जिसु ते केवल परीक्षा पास कर सकत छ, अगर आज की बात याद रहेगी तो। अब बात आती है कि ये बातें तुम्हें परीक्षा तक याद नहीं रहेगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है जो मैं कई बार कहता हूं, आज फिर से कह रहा हूं। आज मुझे इधर के बैच का एक बच्चा उधर बैठा मिला डेमो में, आगे को फाचो वहीं बैठो, चल वहीं बैठो जो कोई बच्चा न लायो को गाँव सु वो डेमो दो आ रही हो चू, जो उनकी गुरुजी को अकेलो न बट तो सारा प्रदान कर मिलो चून सपोर्ट। और बढ़िया, मैं भी यही चाहूँ भाई बच्चों गांव में जाओ और बच्चों लाओ, ये वास्ते तो ताकि बढ़िया बढ़िया चुंबका सेट कर रिया चा, ताकि थे जठी भी मुड़ उठी सु कोई न कोई चपक भी आ जाओ। अब उस बच्चे ने जब उधर पढ़ा, कोई बात नहीं है, मैंने उससे पूछा वहां जाने के बाद, मैं सोचा डेमो में बैठे कोई सकल याद न रहे। अच्छा तुरी अपना आशियान खाते जी खान का मल जाए तो राम राम न कर, मजाक न करो, खान का मल भी जाए ना अशिया खड्डे से जिसे कोई मास्टर बनो कहीं कहीं काम बताओ गुता न, सबसे गंदी बात से यार, मतलब सबसे गंदी बात है ये, इससे गंदी बात दुनिया की कोई हो ही नहीं सकती। हम आपसे ये थोड़ी कहते हैं कि यार आप रोड पे चरण स्पर्श करो, हम ही नहीं चाहते, हम ही नहीं चाहते कि आप चरण स्पर्श करें, क्योंकि मैं ये अच्छे से जानता हूं, क्योंकि ते चरण स्पर्श कर लेगा ना उदन तो फिर माँ की जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी, माल मैं न चवा खत्म को ऊपर बोझ मलो। पर हाँ खान का दिख रहा तो ऐसे नजरा क्यों चुरा रहा था, ऐसी कैसी गंदी हरकत कर रहा थे, है ना। परसों के दिन में एक जगह घूमने गया था, आज आपको बता देता हूँ, वहां मुझे मिले लड़का लड़की, दोनों में से एक अपना ही था, दूसरे को मैं जानता नहीं हूं, अगर होगा ही सही तो, पर वो बैठे था उठी एक पेड़ के नीचे, मोबाइल एक बाटा बदर में लियो छू, क्योंकि फोटो खांच बम फिर हाल हाथ हाथ कहां फंसी उम्र में। मैं अब मेरी मजबूरी थी यार, जब रास्ता ही वही है तो ऐसे ही जाऊंगा। अच्छा मैं रास्ता बदल लेता अगर अकेला होता, मजाक नहीं कर रहा, कसम जुगल सर की, मैं रास्ता बदल लेता अगर अकेला होता। पर अब मेरे साथ जो दो तीन और थे ना, उन्हें क्या कह के समझा था कि मैं रास्ता बदल क्यों रहा हूं, और अगर उन्हें समझाता तो उनका अगला जवाब ये होता, आशान का चुरो चिरन पड़ा हो तो कोई मना कहे ताकि इज्जत तो घनी बड़ा मिली, जब माँ का बच्चा बहुत बढ़िया बच्चा, पर बच्चा तो डेमो वहां दिखा रिया था। फिर भी वो बच्चा, मैं उस बच्चे को नाम नहीं बताऊंगा, निश्चिंत रहे आप, पर उस बच्चे ने एक बड़ी प्यारी लाइन बोली, वो बात मेरे परसों के दिन की घटना है, परसों के दिन की घटना है, पर अब तक भी मेरे दिमाग से नहीं निकली है। गुरुजी आज ही आए चुके जी। हालांकि मैं उस टाइम उससे यूं ही कह के मैं कोई बात नहीं, सब चाले टाड़े अंदर तुम्हारे मन में यहाँ आता है आगे चीज, सो अगलो प्रश्न पूछ ली और देना कहाँ जाओ जो। तो माफ कीजिए दोस्तों, अध्यापक जिस काम को तुम कर रहे हो उसमें बंटवारा नहीं करवाएगा, वो आप ही का काम है, और मेरे जैसा प्राणी तो स्पेशल नहीं, बिल्कुल नहीं करवाएगा बंटवारा। रीजन, क्योंकि मेरी सोच इस सोच से थोड़ी सी दूरी पर है, और दूसरी चीज अब क्या बंटवारा, अब तो उम्र ही निकल चुकी है।
अब आपके मन में एक चीज आती होगी, गुरुजी हर फील्ड का अनुभव आपका अच्छा है, तो इस फील्ड का कैसा रहा? अच्छा रहा। तो सुने दोस्तों, ऐसे मत किया करो यार तुम लोग, है ना, ये जो हरकतें करते हो, ये जो हरकतों का मतलब कहीं मिलो ठीक है। अब आज वो बच्चा मिला मुझे, इतनी बात इसलिए याद आई क्योंकि पता है, यही पता नहीं है कि बच्चा अपना है। और पता है वो बच्चा ऐसी उम्मीद लेके उस बच्चे को लेके आया मेरे पास, सर ये कोई एडमिशन कराना जो कि भाई करा दे। और तू कहीं कर रही हो मैंने किया आजकल बाजी तो फट रही हो। तो पता है वो जो साथ आया होगा उसको भी ये फील हुआ होगा, यानी ये भी याद करो कौन कौन पड़े से। तो ते लोग से ना सकला उगला नहीं अच्छी बढ़ावो करो ताकि मैं पहचान ले माँ कोई छ। सुने, 4 उदाहरण है, मेरा ये आखिरी था, इसको पूरा कर रहा हूं मैं, कि इसके बाद की बात फिर आगे क्लास में देखेंगे। सुने, और मैंने बोर्ड पे लिखा है तो पूरा कर करा देंगे। मैंने समझी कि आपके कैसे अम्ल निकालने और कैसे क्षार निकालने। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसमें? इनमें और इनमें। आपको दिक्कत आ सकती है इनमें और इन उदाहरणों में कि इनको कैसे पहचानेंगे। तो परिभाषा क्या दूं? तो परिभाषा दे रहा हूं सामने, इधर देखना कैसे दे रहा हूं, बात को समझना क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है, समझो। पहले BF3 को देखो और AlCl3 को देखो, दोनों को साथ में ही देख लो। एक तरफ तो लिख रहा हूं BF F और F, हो गया BF3, हाँ या ना? और एक तरफ साथ के साथ ही ये भी लिख देता हूं Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl, हो गया Cl3, है ना? अब आपको पता है कैसे पता लगेगा, सब दिखेगा, अभी देखना आप। बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5। तो पहली कक्षा में कितने आए? 2। दूसरी में कितने आए? 3। इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। डन। इधर आओ, F के पास परमाणु क्रमांक कितना? 9। कितना? 9। और परमाणु क्रमांक अगर 9 है तो आप समझो कि पहली कक्षा में 2, तो दूसरी में 7, टोटल 9 है ना? तो पहली कक्षा में 2, तो दूसरी में 7। इसका मतलब इसके पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हुए, हाँ या ना? हर तत्व क्या चाहता है कि मेरा बाह्यतम कोश अक्रिय गैस जैसा बना लूं। तो इसने इससे क्या किया? 1 लिया, इसने भी इससे 1 लिया और इसने भी इससे 1 लिया। तो F के पास तो कितने हो गए? 8। लेकिन एक बात बताओ, जिन इस बी ने जिन जिन F को दिए कितने कितने दिए? तो लेने का अधिकार भी 1 1 ही है। अब 1 1 ले भी लेगा तो भी कितने हो जाएंगे? 6 ही तो होंगे, क्योंकि उसके पास 3 ही तो थे। इसका मतलब इसके पास कभी 8 नहीं होंगे, और 8 नहीं होंगे तो अपन यहां लिख सकते हैं कि लुईस अम्ल वह है जिनका अष्टक अपूर्ण है, मतलब जिनका अष्टक पूरा नहीं हुआ। उसको भी देखो सेम कंडीशन निकल के आएगी। एल का परमाणु क्रमांक 13, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तो 8 और 2 10, तीसरी में 3, तो बचे कितने? Cl का 17, 17 में पहली में, दूसरी में 8 और 2, तो तीसरी में 7। इसका मतलब इसके पास भी 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब Cl कितने करेगा? 8। 8 करेगा तो 1 ले ले, 8 करेगा तो 1 ले ले, और 8 करेगा तो 1 ले ले। अब Al ने तीनों को कितने दिए? 1 1 दिए, तो 1 1 ले भी लेगा तो भी कितने रहेंगे? 6 ही होंगे। मतलब अष्टक तो पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता वो लुईस अम्ल है। नहीं आई बात समझ? इसलिए मैंने वहां लिख दिया अष्टक
अपूर्ण है और जिसका अष्टक अपूर्ण है वह लुईस अम्ल है। इधर इसको भी उदाहरण देख लो, ये भी बात समझ में आएगी। इसको थोड़ा समझना, यहां से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिलेगा। इधर देखो H2O, इसका मतलब ये H, ये O और ये H। और अब सुनना, H के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1, ये लो। अब इधर देखना O के पास 8, क्योंकि O का परमाणु क्रमांक 8। तो पहली में, दूसरी में 6, तो 6 है, तो 6 लिखो। 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन कह रहा है कि मुझे 1 दे दे, तो हाइड्रोजन को जो ही 1 दिया तो हाइड्रोजन तो बन गया हीलियम, और इस हाइड्रोजन को भी 1 दिया तो बन गया हीलियम। अब ऑक्सीजन ने 1 1 दिया तो 1 1 लेगा, इसलिए ऑक्सीजन ने 1 1 क्या भी कर लिया, ले भी लिया। तो एक बात बताओ, इन दो इलेक्ट्रॉनों का तो क्या हो गया, साझा, दिए भी हैं और लिए भी हैं। अब जहां साझा होता है ना, वहां बनता है बॉन्ड पेयर। क्या? बॉन्ड पेयर। और जिन्होंने साझे में भाग नहीं लिया उन्हें कहते हैं लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर रह गए ऐसे, जिन्होंने साझे में भाग नहीं लिया। इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, आसानी से दिख जाएंगे। इधर देखो NH3 को कैसे लिखूं, 1 N और 3 H। H के पास कितना, 1। अब H के पास अगर 1 है तो ये रहा 1, ये 1, ये 1, हो गया H का काम। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5। इसका मतलब इसके पास कितने, 5, 1 2 3 4 और ये 5, हो गए 5। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन क्या चाहता है, हीलियम बनना। हीलियम बनना चाहता है तो 1 ले ले। इसने भी क्या कर लिया, 1 ले लिया, और इसने भी 1 ले लिया। हाँ या ना, हाइड्रोजन का काम तो हो गया। लेकिन एक बात बताओ, अब नाइट्रोजन ने सबको 1 1 दिया है तो 1 1 लेगा। अब 1 1 जो ही लेगा तो 1 1 ले भी ले, तो सब नाइट्रोजन ने कितने कर लिए, 8 तो कर लिए। लेकिन पता है क्या हुआ, इन दो इलेक्ट्रॉनों का तो हुआ साझा, दिए भी हैं लिए भी हैं। तो ये तो क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर। ये तो क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर। ये भी क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर। और ये भी क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बनाने में काम आया जोड़ा, बॉन्ड बंद, बॉन्ड बंद, पेयर जोड़ा। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन इसने सीधा सा यही पूछ रखा है, एक बंद बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, 2। आरपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है, एक ट्रिपल बॉन्ड को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। तो ये एक बात बताओ, एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन काम आए होंगे, जब जाके क्या बना होगा। अभी बना के दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो, पर पहले समझो। 1 में 2 तो 2 में 4 तो 3 में 6, हाँ या ना, और बना के मैं दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब एक बात बताओ, ये ऐसा रह गया जिसने किसी में भाग ही नहीं लिया। तो भाग नहीं लिया तो ये क्या कहलाएंगे, लॉन पेयर। आगे बात समझ में। इसका मतलब इनके पास क्या मिलेंगे, लॉन पेयर मिलेंगे। और लॉन पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप जवाब दे देना, लॉन पेयर को हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ही क्या कहते हैं, लॉन पेयर। क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं।
ध्यान दे, ये मैंने लिख दिया है ना। अब जैसे मान लीजिए ये आप समझ गए कि कैसे लोन पेयर निकलते हैं। अब यहां आपकी मर्जी हो जैसा, ये तो मैंने झाड़ दिया किसका दिमाग, किताब का। अब आप आपकी मनपसंद मर्जी हो जो उदाहरण बोलो। जैसे मेरी इच्छा हो रही है क्या लिखने की, CO2 लिखने की। इधर देखो आराम से पूरा पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूं। ये सी, ये ओ, ये ओ, हाँ या ना, पूरा पूरा यहां दिखा रहा हूं COO। सी का परमाणु क्रमांक 6, ओ का 8, ओ का 8। सी की पहली कक्षा में 2 और 4, 2 और 6 और 2 और 6, तो बाह्य कक्षा, बाह्य कक्षा, बाह्य कक्षा, हाँ या ना। बना लो आराम से, लिखो। कार्बन के पास कितने, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये वाला ऑक्सीजन कितने करेगा, 8 करेगा ना। 8 करेगा तो 6 तो पहले ही थे, 2 और ले ले। ये भी कितने करेगा, 8 करेगा तो 2 और ले ले। अब एक बात बताओ, कार्बन ने दोनों को क्या किया है, 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2-2 लेगा। अब 2-2 वापस लेगा तो क्या हो जाएगा, 2-2 वापस लिए। तो क्या वास्तव में कार्बन के पास 8 हो गए, हाँ 4 तो ये, 2-2 लिए। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे हुआ, ये साझा हुआ, ये साझा हुआ, ये साझा हुआ, ये साझा हुआ। इसलिए अपन CO2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे CO2, और दोनों के बीच में क्या आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड। क्यों, क्यों, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने साझा किया है। इसलिए याद रखना, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में। और देखो HCN, HCN, बैठ जा वहीं, वहीं बैठ जा, बस बिल्कुल बैठ जा, आर के सर के चपकर बैठ जा। ध्यान दे, मैंने कहा HCN, तो ये H, ये C, ये N, 1 6 7, 1 का 1, 2 और 5, 2 और 4 और 2 और 5, यही हुआ। लिख लो HCN। N के पास कितने, जल्दी बोलो, N के पास 5, 1, C के पास कितने, C के पास 4, N के पास कितने, 5, 1 2 3 4 5। H के पास कितना, 1, हो गया सबके पास। अब H क्या चाहता है कि मुझे क्या बना दो, हीलियम बना दो। नाइट्रोजन क्या चाहता है, मुझे नियोन बना दो, 8 पूरे कर दो। अब इस C ने 1 तो इसको दिया, 3 उसको दिए, तो ये उतने लेगा भी सही। तो 3 जिससे दिए उससे तो 3 लेगा, और जिसको 1 दिया उससे 1 लेगा। तो एक बात बताओ, ये इसके बीच में तो 1 का साझा हुआ, और इन दोनों के बीच में 3 का साझा हुआ। इसलिए लिखते क्या है, HCN। नहीं आई बात समझ में, कर दोगे तो आप ये इस तरीके से बना के देखें, इस तरीके से बना के देखें, और अपना काम का तो ये था क्लियर। इसके पहले ये किसकी हो जाएगी, ब्रोस्टेड लोरी की, और इसके पहले ये अम्ल और क्षार बोले तो RNAS की। क्लियर मैटर, करना थोड़ी सी प्रैक्टिस होगा जो देखेंगे।